चलो आज का जो टॉपिक है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुमंडल की डेफिनेशन क्या है? विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण वायुमंडल है। मिश्रण और यौगिक में क्या फर्क होता है? यौगिक रासायनिक रूप से बनते हैं और मिश्रण यांत्रिक रूप से। तो इस तरह वायुमंडल जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है, यांत्रिक मिश्रण है, ना कि यौगिक। क्या अगर जैसे केमिकली इसकी क्वालिटी बताई जाए, फिजिकली सॉरी, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन और पारदर्शी, वायुमंडल के अगर 4 गुणों का निर्धारण किया जाए तो वायुमंडल गंधहीन है, ऑर्डरलेस है, उसमें कोई गंध नहीं है, स्वादहीन है, रंगहीन है और पारदर्शी है। ठीक है। पारदर्शी कहने का अर्थ क्या है? सूरज से आने वाली किरणों के लिए, सौर किरणों के लिए वायुमंडल कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करता और सौर किरणें बड़ी आसानी से वायुमंडल को क्रॉस करके धरती तक पहुंच जाती हैं। ठीक है। तो सौर विकिरण, सूरज से आने वाली रेडिएशन और पृथ्वी से वापस लौटने वाली विकिरण को कहते हैं पार्थिव विकिरण। सौर विकिरण यानी सूरज से आने वाली रेडिएशन लघु तरंगें हैं और पार्थिव अर्थात पृथ्वी से संबंध रखने वाली हर चीज को पार्थिव कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को पार्थिव शरीर कहते हैं। पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंगें हैं। कैसी तरंगें हैं? दीर्घ तरंगें। पार्थिव विकिरण जो दीर्घ तरंगें हैं वो वायुमंडल से आसानी से पार नहीं हो सकती, लेकिन सौर विकिरण जो लघु तरंगें हैं वो वायुमंडल से आसानी से आ सकती हैं। इस तरह से वायुमंडल एक प्रभाव उत्पन्न करता है जिसे हम कहते हैं ग्लास हाउस प्रभाव। आपने एक शब्द पढ़ा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। यूरोपीय देशों में जहां तापमान 0 के इर्द गिर्द है या तापमान काफी कम है, वहां पर कृषि करने के लिए ग्लास हाउस बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? ग्लास हाउस बनाए जाते हैं जो सूरज से आने वाली किरणों को तो आने देते हैं, लेकिन इस तापमान को, इस विकिरण को आसानी से वापस नहीं जाने देते, जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य से अधिक हो जाता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से ये तापमान अब थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ खेती संभव हो पाएगी या कृषि हो पाएगी। इसी तरह से ये वायुमंडल भी पृथ्वी को गर्म रखता है। और पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, जैसे एक पूछा जाता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5, लेकिन कहीं पर इससे कम भी हो सकता है, कहीं पर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। तो ये औसत तापमान जो 15 डिग्री सेल्सियस है वो किस तरह से बना रहता है? वायुमंडल के इसी प्रभाव की वजह से, जिसमें सौर विकिरण या सूरज से आने वाली लघु तरंगें तो आ जाती हैं आसानी से, लेकिन पृथ्वी पर वापस जाने वाली पार्थिव विकिरण जो दीर्घ तरंगें हैं वो आसानी से वापस नहीं जा पाती। इसी को ग्लास हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये पार्थिव विकिरण या दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी है। कैसा है? अपारदर्शी है। और सौर विकिरण लघु तरंगों के लिए पारदर्शी।
तो मैंने आपको ये जैसे यहाँ पर लिखा था कि वायुमंडल गंधहीन है, वायुमंडल स्वादहीन है, रंगहीन है और पारदर्शी है। तो वायुमंडल पारदर्शी है, सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, पर पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। ठीक, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। आपका जो वायुमंडल कई 100 किलोमीटर मोटाई में है। वायुमंडल में अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमें पढ़ना है, वायुमंडल में गैसें। वायुमंडल में गैसें हैं, जल वाष्प है और धूल के कण हैं। अब हम बात करते हैं वायुमंडल में गैसों की। अब हम इसे दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। गैसें जो कि वायुमंडल में विद्यमान है, एक तरफ तो मान लिख लेते हैं अपन लोग भारी गैसें, और एक तरफ लिख लेते हैं हल्की गैसें। भारी गैसों में नाइट्रोजन, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन, भारी गैसों के अंतर्गत जैसे कई बार ये क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी गैस भारी है, कौन सी गैस भारी नहीं है, ये भी सवाल क्रिएट होता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ गैसें ऐसी हैं जो बहुत ही एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, जैसे ऑक्सीजन से ज़्यादा एक्टिव कोई गैस नहीं है। ऑक्सीजन को जहाँ मौका मिलता है तत्काल ऑक्सीडेशन करती है। आपके बॉडी में भी हर समय ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलता रहता है, तभी तो आपको लगातार जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वो कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट लो, ग्रीन टी पियो, तो उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आपके बॉडी में रुके। ऑक्सीडेशन से लोहा भी कमज़ोर हो जाता है और ऑक्सीडेशन से आपका शरीर भी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव गैस है। कुछ ऐसी गैसेज हैं जो बहुत कम रिएक्टिव हैं, जैसे कि नाइट्रोजन। ये अक्रिय गैस में नहीं आती, लेकिन ये क्रिया नहीं करती जल्दी। हम इसे अक्रिय गैस में नहीं रखते, लेकिन फिर भी एक ऐसी गैस है जो जल्दी किसी से क्रिया नहीं करती। तो भारी गैसों के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं पहले कि वायुमंडल में कौन सी गैसें कितने प्रतिशत हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज 78.03 है, ऑक्सीजन का 20.99 है, पूरा 21 नहीं है। लेकिन अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 99.02 हो जाता है। कितना हो जाता है? इसका मतलब है कि बाकी की जितनी भी गैसेज हैं, चाहे वो कितनी भी हों, वो सब 1% में आती हैं, क्योंकि 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। ठीक है, आर्गन 0.9323, CO2 0.03% और हाइड्रोजन है 0.01%। इस तरह आपका अगर ये सारी गैसेज जोड़ दी जाएं जो आपके सामने लिखी हैं, तो ये हो जाती हैं 99.99%। इसका मतलब है कि 99.99%। एक सवाल ये भी क्रिएट हो सकता है कि अगर ये 5 गैसेज मिलकर 99.99% बनाती हैं, तो शेष सभी गैसें कितनी रह गई? शेष गैसों का प्रतिशत 0.01%। इसका मतलब है कि अगर समस्त भारी गैसों को जोड़ दिया जाए, एक चीज और कंसीडर करनी है यहाँ पे कि हाइड्रोजन हमने भारी गैसेज में रखी है, लेकिन बेसिकली हाइड्रोजन का स्वभाव क्या है? वो एक हल्की गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन बहुत ही हल्की गैस है। एक क्वेश्चन आता है कि हाँ पूछो। हाइड्रोजन से हल्की कोई गैस नहीं, लेकिन चूंकि हम हाइड्रोजन को इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। हीलियम का स्वभाव हाइड्रोजन के विपरीत है। हीलियम भी हल्की है, पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पे हाइड्रोजन आती है, सेकंड पे हीलियम आती है, तो वो भी हल्की गैस है, लेकिन उसका स्वभाव यह है कि वो ठंडी है। तो इसलिए हमें जहाँ हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना होता है, हम वहाँ हीलियम का इस्तेमाल करके काम चला लेते हैं। हाइड्रोजन बनस्पत इन गैसों के भारी गैस हो सकती है, पर नेचुरली हाइड्रोजन एक हल्की गैस है। अब हल्की गैसों के अंतर्गत नियॉन, हीलियम,
जेनॉन और क्रिप्टॉन। ये गैसेस हैं जिन्हें आपने, अब आप सभी लोग जानते होंगे कि ये अक्रिय गैसें हैं। कैसी गैसें हैं? अक्रिय गैसें हैं। और यही इनका क्रम भी है, ज़्यादा से कम की तरफ इनका क्रम भी है ना। हम इनका परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं, ज़्यादा से कम ऊपर से नीचे आएंगे। तो अगर कभी मान लीजिए गैसों का क्रम आ जाए और पेपर सेटर एक कठिन क्वेश्चन बनाने के मूड में है, तो हो सकता है वो इन गैसेस पे आपको कोई सवाल पूछ ले। तो इसमें आप ध्यान रखें, अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा नियॉन की है और सबसे कम, गलत हो जाएगा, एक सेकेंड, सबसे कम हो जाएगी जेनॉन की, क्रिप्टॉन, और सबसे कम हो जाएगी जेनॉन। जेनॉन को एक्स ही कहते हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे कम हो जाएगी जेनॉन। अब आपसे पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी गैस है, अक्रिय गैस, जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन क्रिएट है, रेडॉन। तो यहाँ पर ये आपको जान लेना है कि रेडॉन क्या है। रेडॉन एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। यह प्रयोगशाला में रेडियम से बनती है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूकंप आने से पहले, देखिए जो चीज वायुमंडल में नहीं है लेकिन जब भूकंप आना होता है तो उससे पहले ये वायुमंडल में आ जाती है। तो भूकंप आने से पहले इसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है। तो आप ये बात समझिए कि जो गैस सामान्यतः वायुमंडल में नहीं है लेकिन भूकंप आने से पहले, ये एक इंडिकेटर है कि भूकंप आने वाला है। सामान्यतः भूकंप का कोई इंडिकेटर नहीं है, ठीक। नाइट्रोजन, पहली गैस जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में जैसे कि इसकी खोज 1772 में डैनियल रदरफोर्ड ने की। 1772 में खोज डैनियल रदरफोर्ड ने की। पहला, सामान्यतया ये एक अक्रिय गैस है, यह एक अक्रिय गैस है, लेकिन ये ध्यान रखें हम इसे अक्रिय गैस में नहीं कैटेगराइज कर रहे हैं, वर्गीकृत नहीं कर रहे हैं। इसके ना का क्रिया करने के गुण के कारण हम इसे एक अक्रिय गैस मान रहे हैं। तो कभी आप इसे अक्रिय गैस में आंसर में ना माने। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे व शैवाल इसका मृदा में स्थिरीकरण करते हैं। इसे कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दलहन पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं जो उनकी जड़ों में गांठों के रूप में मौजूद रहता है। तो जब किसी खेत में उपज घट जाती है, उपजाऊपन घट जाता है, तो हम उसमें दलहन उगाते हैं जिससे कि उस जमीन को फिर से वह उपज क्षमता प्राप्त हो जाए। नाइट्रोजन से बनने वाला, जीके की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बनने वाला सबसे महत्वपूर्ण यौगिक या सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड अमोनिया है। कौन है? अमोनिया, NH3। आप सबने पढ़ा होगा N2 + 3H2 = 2NH3। कभी आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि इस क्रिया को कहते क्या है? इसको कहते हैं हैबर-बॉस्क प्रोसेस। क्या कहते हैं? हैबर
बॉस्क प्रोसेस। N2 + 3H2 = 2NH3। अमोनिया की क्वालिटी यह है कि अमोनिया बहुत आसानी से NH3 बहुत आसानी से लिक्विड फर्टिलाइजर में बदल जाती है, लिक्विड उर्वरक में बदल जाती है। इसका मतलब है जो हम यूरिया, जिसमें आप तो यूरिया का जो फार्मूला है वो क्या है, NH3CuNH3, उसमें अमोनिया का ही घटक मेन है। तो अमोनिया बेसिकली फर्टिलाइजर। अब आपने ज़्यादातर सामान्य ज्ञान में एक सवाल आया है कि फ्रिज में ठंडी करने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, तो रेफ्रिजरेटर में जो रेफ्रिजरेटर गैस है वो भी क्या है, रेफ्रिजरेटर गैस वो भी आपकी कौन है, अमोनिया। ठीक है। बाकी इसका इस्तेमाल, अमोनिया का इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, आपके कपड़ा बनाने वाले उद्योग में, कीटनाशकों में, कीटनाशक में, रंग में। ठीक है। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन। बेसिक क्वेश्चन ये है कि ज़्यादातर जो सवाल पूछा गया है कि फ्रिज में आप किस गैस का इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो वहाँ पर आप आंसर होता है आपका फ्रीऑन। ये भी होता है आंसर। ठीक है। अमोनिया भी इस्तेमाल की जाती है और यहाँ पर एक आंसर है फ्रीऑन। चलिए अगला है ऑक्सीजन। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में अमोनिया गैस का इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अमोनिया का इस्तेमाल होता है, कीटनाशकों के बनाए जाने में अमोनिया का इस्तेमाल होता है, और डाइज बनाने में, कलर बनाने में भी अमोनिया का इस्तेमाल होता है। चलिए अगला है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टले ने सीले के सहयोग से की। ठीक है। प्रिस्टले और सीले दोनों को ही क्रेडिट दिया जाता है ऑक्सीजन की खोज का। हाँ, दो अलग अलग लोग हैं। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। किस हाइट तक ऑक्सीजन मिलती है? 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह नगण्य हो जाती है, मतलब इसकी प्रेजेंस बहुत कम हो जाती है। ऑक्सीजन पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, यह आपने पढ़ा है। ऑक्सीजन पृथ्वी की क्रस्ट में सर्वाधिक पाया जाता है। पृथ्वी की क्रस्ट में ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाता है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो फिर आयरन, लोहा पाया जाता है, और वहाँ पर ऑक्सीजन सेकंड हो जाएगी। ठीक है। ऑक्सीजन के बाद फिर किसका नंबर आता है? सिलिका का। ऑक्सीजन के बाद सिलिका पूरी पृथ्वी में भी ऑक्सीजन के बाद आती है, और क्रस्ट में भी ऑक्सीजन के बाद सिलिका आती है। ठीक है। तो ऑक्सीजन पृथ्वी की क्रस्ट में अच्छा, ऑक्सीजन के उपस्थिति का बेसिक क्या है? किस वजह से ऑक्सीजन लगातार मेंटेन रहती है? क्या कारण है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के कारण पृथ्वी पर लगातार ऑक्सीजन मेंटेन रहती है। अगर बात करें यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड की, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है, सेकंड नंबर पर हीलियम है, और थर्ड नंबर पर ऑक्सीजन।
तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 3rd नंबर पर आती है। चलिए तीसरा है ऑर्गन, आर्गन गैस। हाँ, वहां पर एक सवाल जो अपन ने बात करी थी कि हल्की गैसों में नियॉन सबसे ज़्यादा पाई जाती है और जीनॉन सबसे कम। वहाँ पर अगर क्वेश्चन में आर्गन को शामिल कर देगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन बना लेते हैं, मात्रात्मक आधार पर क्रम सजाएं। ब्रैकेट में लिखा होगा घटते क्रम में, और ऑप्शन में पहला आंसर है आर्गन, ऑप्शन है आर्गन, सेकंड है क्रिप्टॉन, थर्ड है जीनॉन और फोर्थ है मान लीजिए नियॉन। तो आप क्या आंसर लगाएंगे? सबसे ज़्यादा ऑर्गन पाई जाती है, ठीक है, सेकंड नंबर पर आपका नियॉन पाई जाएगी, थर्ड नंबर पर आपकी क्रिप्टॉन पाई जाएगी और सबसे बाद में आपके जीनॉन पाई जाएगी। तो ये अक्रिय गैसों का क्रम है। ठीक है, अगर सवाल इस तरह से आए कि निम्नलिखित अक्रिय गैसों में भारी अक्रिय गैस कौन सी है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी अभी हमने जब अलग अलग डिफाइन किया था तो भारी गैस में आर्गन था, बाकी कोई अक्रिय गैस नहीं थी, सभी अक्रिय गैसें हल्की गैसों में शामिल थी। तो अगर भारी अक्रिय गैस पूछी जाएगी तो भी आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन। तो आप इसे भी ध्यान रखें, आप लिखते बहुत कम है। भारी अक्रिय गैस है आर्गन। ओके, अब जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, हमने बात करी नाइट्रोजन की, तो हमने अमोनिया की बात कर ली, हमने ऑक्सीजन की बात की, तो हमने उसके ब्रह्मांड में परसेंटेज की बात कर ली, या पृथ्वी में उसके परसेंटेज की बात कर ली। अगर हम बात करें आर्गन की, तो आर्गन का कोई सामान्य उपयोग बताएं। बल्ब, बचपन से पढ़ते आए हैं कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन भर दी जाती है। लेकिन बात थोड़ी इससे ऊपर है। बल्ब में वैक्यूम होता है, निर्वात की स्थिति होती है। आर्गन वेल्डिंग में यूज होती है। क्यों? कि अगर मैं किसी धातु पर, मान लीजिए धातु का टुकड़ा है और हमने इस पे आर्गन की वेल्डिंग कर दी, तो आर्गन जब इस धातु के ऊपर चढ़ जाएगा, इस धातु के ऊपर जब आर्गन की वेल्डिंग हो जाएगी, तो क्या ये धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर पाएगी? पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्वों में ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है, बहुत तेज क्रिया करती है, किसी भी मेटल से ऑक्सीजन क्रिया करने को तत्पर रहती है। ऐसे में हम अगर किसी धातु पर आर्गन की वेल्डिंग कर दें, और चूंकि आर्गन एक अक्रिय गैस है, तो वो क्या ऑक्सीजन को क्रिया करने देगी धातु से? नहीं। तो आर्गन का सामान्य प्रयोग है कि हम उसका वेल्डिंग में यूज करते हैं। अब जो बल्ब में फिलामेंट है वो टंगस्टन का है, लेकिन उस पर वेल्डिंग काय की है? आर्गन की। जो फिलामेंट है बल्ब का, उसमें भी हम आर्गन की वेल्डिंग कर देते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे ही उसमें अगर ऑक्सीजन कहीं से पहुंची, वो तत्काल काला पड़ जाएगा और वो जल जाएगा। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ K40 या पोटेशियम रेडियो एक्टिव K40, जब इसका क्षरण होता है, इसका डिके होता है, जब इसका डिके होता है तो ये किस में बदल जाता है? आर्गन में। पोटेशियम 40 एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। पृथ्वी का जब जन्म हुआ होगा तो उस समय जितनी आर्गन रही होगी, क्या आज भी उतनी ही आर्गन होगी? नहीं, क्योंकि लगातार पोटेशियम 40 आर्गन में बदल रही है। और आर्गन प्राप्त कैसे होती है? आर्गन लिक्विड एयर से प्राप्त होती है।
किससे प्राप्त होती है? लिक्विड एयर से प्राप्त होती है। और लिक्विड एयर किसे कहते हैं? हवा जब क्रायोजेनिक तापमान पर, हवा जब क्रायोजेनिक तापमान पर यानी -150 डिग्री सेल्सियस पर ठंडी की जाती है तो वह लिक्विड एयर में बदल जाती है। और तब कॉमर्शियली इसे प्राप्त किया जाता है। क्योंकि कॉमर्शियली अगर वाणिज्यिक दृष्टि से देखा जाए तो आर्गन बड़ी मात्रा में जब प्राप्त करनी होगी तो हम हवा को क्रायोजेनिक शब्द आता है जब हम किसी चीज को -150 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे ले जाते हैं। तो जब क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर जब हम ले जाएंगे किसी हवा को, तो जब वह ठंडी हो जाएगी उस समय हम उससे आर्गन को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आर्गन आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद तीसरे नंबर की गैस है सबसे ज़्यादा, है ना। तो इसकी कम तादाद तो बहुत है। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सौर विकिरण के लिए पारगम्य परंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है। सूरज से आने वाले रेडिएशन के लिए ये पारगम्य है, पर पृथ्वी से वापस जाने वाले विकिरण के लिए ये अपारगम्य है। इस तरह ये ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इस तरह यह ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरे नंबर पर मीथेन। और अगर जलवाष्प ऑप्शन में हो तो फिर सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगी? जलवाष्प। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट जलवाष्प पैदा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड कब से समस्या बनी है? कार्बन डाइऑक्साइड औद्योगिक क्रांति के बाद से समस्या बनी। किस घटना के बाद दुनिया में ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज़्यादा उत्पन्न हुआ है? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से पहले वायुमंडल में CO2 की मात्रा, वायुमंडल में CO2 150 मिलियन लीटर थी। कितनी थी? 150 मिलियन लीटर। लेकिन सन 2000 में आते आते ये हो गई 250 मिलियन लीटर। और अब संभावना है कि अगले 50 वर्षों में यानी 2050 तक यह 350 मिलियन लीटर हो जाएगी। औद्योगिक क्रांति से पहले जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर थी, सन 2050 तक उसके दुगने से हम ऊपर निकल जाएंगे। तो क्या प्रभाव उत्पन्न होगा? सीधी सी बात है कि तब ग्रीन हाउस इफेक्ट इतने बड़े स्तर पर होगा कि हो सकता है पृथ्वी पर ग्लेशियर्स ही ना बचे। जितने भी तटीय शहर हैं वो बर्बाद हो जाएं। जितने द्वीपीय देश हैं, मालदीव है, मॉरिशस है, इंडोनेशिया के बहुत सारे द्वीप हैं, बहुत सारे फिलीपींस के द्वीप समूह हैं, न्यूजीलैंड है, जो छोटे छोटे द्वीप हैं, हो सकता है वाटर लेवल के बढ़ने से ये डूब जाए। तो औद्योगिक क्रांति के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड में लगातार दुगने का इजाफा होने वाला है। उतनी ही कैपेसिटी
उसमें और बढ़ने वाली है। तो एक सवाल यहाँ पर आता है, क्या कोई प्रयास किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्योटो प्रोटोकॉल 1997, क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा, यहाँ पर आप लिखिए, क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा इसे कम करने पर वैश्विक सहमति बनी है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के आगे सन लिख लीजिएगा, वैश्विक सहमति बनी है। ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगली इंपॉर्टेंट गैस है जो आपको पढ़नी है, वो है ओजोन। पहला पॉइंट है कि ओजोन का सिंबल है O3। इसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है, ऑक्सीजन का एलोट्रोपी है या ऑक्सीजन का अपर रूप है ओजोन। दूसरी चीज, सभी जानते हैं इसकी मात्रा बहुत कम है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूवी रेज को सोख लेती है। यूवी रेज को सोख लेती है। यूवी किरणें 3 प्रकार की हैं, UVA, UVB और UVC। सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी है? UVC। ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये हम तक पहुंचती है, बाकी हम तक नहीं पहुंचती। इससे यूवी रेज को सोख लेती है, जिससे तापमान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? जिससे तापमान बढ़ता है। एक बात का ध्यान रखें, सूरज से आने वाली किरणें, सूर्य से आने वाला जो विकिरण है वो 2 रूपों में हम तक पहुंचता है। पृथ्वी पर सूरज से आने वाला विकिरण 2 रूपों में पहुंचता है, एक अल्ट्रावायलेट और एक इंफ्रारेड। 2 रेंज हैं, एक अल्ट्रावायलेट एक इंफ्रारेड, जिसमें अल्ट्रावायलेट को ओजोन गैस की जो परत है वो सोख लेती है। और आपसे अगर सवाल आ जाए कि एक बहुत बड़ी बात कि जब पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन है तब तक तो ये पॉजिटिव है, और अगर ये सतह पर पहुंच गई, सतह पर, तो ये एक तरह का क्या है? प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट्स है। तब ये जिम्मेदार हो जाता है कैंसर के लिए। ठीक है, प्रदूषक है और तब ये पैदा करता है चर्म कैंसर, स्किन कैंसर पैदा करता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारों में से है UVC। वैसे तो UVB से भी होता है, लेकिन UVC सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इसके लिए। हमने पहले ही बात करी है, स्किन कैंसर गोरे लोगों में होता है, सांवले लोगों में नहीं होता है। सांवले लोगों में मेलानिन होता है, मेलानिन कैंसर नहीं होने देता है। ठीक है। दूसरी चीज़, ये पाई कहाँ जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल के कई हिस्से हैं, जिसमें एक हिस्सा है समताप मंडल। समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर तक सघन रूप में पाई जाती है। कैसे रूप में पाई जाती है? 15 से 35 किलोमीटर तक सघन रूप में पाई जाती। अभी जब मंडल पढ़ेंगे अपन वायुमंडल के 5 हिस्से, तब हम इस बार उसको पढ़ लेंगे। वैसे तो ये 15 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है, लेकिन 15 से 35 किलोमीटर तक सघन रूप में पाई जाती है, 35 से 50 किलोमीटर तक विरल रूप में पाई जाती है। ठीक है। अब इसे नुकसान कौन पहुंचाता है? क्योंकि ओजोन परत में आपने पढ़ा है कि छिद्र है। जीके का सवाल है कि ओजोन परत का सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है? तो आंसर है दक्षिणी ध्रुव। ओजोन में सबसे बड़ा छिद्र दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है। नुकसान पहुंचाने वाले कारक,
वे कौन से कारक हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं? तो पहला है जेट विमानों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड। जेट विमान से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड, और दूसरा है फ्रिज व एसी से निकलने वाली CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रिज व एसी से निकलने वाली CFC को क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे क्रियाशील हैलोजन कौन है? अगर यहाँ पर जीके में कई बार ये सवाल पूछा जाता है तो उसका आंसर होता है फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन, F। और आप जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में 3 चीज़ें हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन फ्लोरीन इसमें है, इसकी वजह से ये ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब कैसे पहुंचाता है इसको देखते हैं और समझते हैं। ओजोन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान से देखें, 3 अणु हैं आपस में जुड़े हुए हैं। मान लीजिए क्लोरीन ने या CFC ने एक ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया और ओजोन किस में बदल गया? O2 प्लस O में। ठीक है, मान लीजिए कोई पौधा प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, पौधे से प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकली और ऑक्सीजन गैस को एक सवाल आता है कि पौधे ऑक्सीजन किससे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से कि पानी से? तो ऑक्सीजन बनती है पानी से। कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है पर उससे ऑक्सीजन नहीं बनती। पौधे पानी से ऑक्सीजन बनाते हैं और ये ऑक्सीजन जब वायुमंडल में उस O के पास पहुंचती है तो उस O से क्रिया करके पुनः क्या बना लेती है? ओजोन। ये प्रोसीजर चलता रहता है। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस नवजात ऑक्सीजन को स्वतंत्र छोड़ती ही नहीं, इससे क्रिया कर लेती है, तो उस अवस्था में, और नीचे आपने भी पेड़ काट रखे, आपने भी ऑक्सीजन के उत्पादन की दर को गिरा रखा है क्योंकि आपके विकास ने ऑक्सीजन को कम कर दिया है। तो पौधों की क्षमता, पौधे की संख्या में कम हो गए, जिसकी वजह से वायुमंडल में उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, जिससे क्या बन गया होगा? ओजोन छिद्र। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जेट विमानों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड इस ऑक्सीजन को, जो कि स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्र रहने ही नहीं देती। ठीक है, और इस तरह से ये क्रिया फिर नहीं हो पाती है और ओजोन की परत जो मोटी है वो कैसी हो जाती है? पतली। अब एक क्वेश्चन ये है कि क्या कारण है कि पृथ्वी पर जीवन है और अन्य ग्रहों पर जीवन नहीं? अगर सूरज से आने वाली ये अल्ट्रावायलेट किरण अगर पृथ्वी के धरातल को पूरी तरह से आच्छादित कर ले, या ये अल्ट्रावायलेट किरण से ये पूरी पृथ्वी आच्छादित हो जाए, तो अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी भी क्या हो जाएगी? इस पृथ्वी को वीरान होने से बचाने के लिए कौन सहयोग कर रहा है इसका? लगातार ओजोन। यह ओजोन ही है जो इतनी दुर्लभ है, जिसने पृथ्वी पर जीवन को बचाकर रखा है। नहीं तो सभी अल्ट्रावायलेट अगर पृथ्वी पर पहुंचने लगे तो पृथ्वी भी अन्य ग्रहों की तरह वीरान। अब कहते हैं कि ओजोन परत को बचाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता? हाँ, तो यहाँ पर एक समझौता हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वो 97 में हुआ है या 87 में हुआ है? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है ओजोन को बचाने के लिए। तो आप इस बात को समझ गए होंगे क्यों जरूरी है। अगर सुपरसोनिक जेट विमान लगातार वायुमंडल में उड़ते रहें तेज गति से, तो कहते हैं यदि 500 सुपरसोनिक जेट विमान गुजरें तो 12% तक ओजोन परत नष्ट हो जाएगी। अगला है जल वाष्प। वायुमंडल में इसकी मात्रा 0 से 4% तक है। वायुमंडल में यह 0 से 4% तक है। ध्रुवीय क्षेत्रों में व मरुस्थलीय क्षेत्र में यह 1% तक है। मतलब कहाँ सबसे कम पाई जाएगी? जलवाष्प। सीधी सी बात है, जहाँ मरुस्थल है या ध्रुवीय प्रदेश है। ध्रुवीय प्रदेश ठंडे रेगिस्तान है, मरुस्थल गर्म रेगिस्तान है, तो दोनों ही जगह जो है जलवाष्प कम पाई जाती है। वायुमंडल में 5 किलोमीटर तक
90% जलवाष्प पाई जाती है। जलवाष्प की जो मात्रा है वो अधिकतम आपको 5 किलोमीटर तक ही दिखाई देगी, क्योंकि जलवाष्प है तो बादल है, जलवाष्प है तो तुषार है, जलवाष्प है तो कोहरा है, बर्फ़ है, ओले हैं, सब कुछ है, क्योंकि जलवाष्प है। एक बार एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि वायुमंडल में समस्त जलमंडल का कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो आंसर है 0.001%। ये अच्छा सवाल है। और हमने आपको पहले ही बता दिया कि जल वाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है। कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है, यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। तो अगर जल वाष्प बढ़ता जाएगा वायुमंडल में तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, जब आपके पास अगस्त सितंबर का महीना आता है, जुलाई अगस्त का, तो आपको उमस बहुत महसूस होती है और आपको बेचैनी ज़्यादा होती है, जबकि टेम्परेचर मई में ज़्यादा होता है। मई में 49 पहुँच जाएगा, 48 पहुँच जाएगा, लेकिन उतनी बेचैनी नहीं होगी जितनी उमस में होती है। चलिए, अगला वायुमंडल का हिस्सा है धूल कण। धूल कणों के अंतर्गत छोटे और महीन कण पाए जाते हैं वायुमंडल में, जिसमें समुद्री नमक, महीन कण, उल्का के टूटे भाग, धूल, राख, परागकण। ये परागकणों पर भी ध्यान रखना है ना, परागकण इतने हल्के होते हैं कि उड़ के वायुमंडल तक पहुंच जाते हैं। तो जो संघनन की प्रक्रिया होगी वो कहाँ होगी? एक शब्द आता है आर्द्रताग्राही केंद्र, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। आर्द्रताग्राही केंद्र ऐसे बिंदु, ऐसे कण जिनके चारों ओर नमी इकट्ठी हो सकती है। तो ऊपर तो जलवाष्प है और नीचे ये कण है, ये दोनों मिल जाएं, जलवाष्प और धूल के कण मिल जाएं और तापमान में आ जाए कमी, तो जो घटना घटेगी वह क्या कहलाएगी? संघनन, कंडेंसेशन। इसमें क्या होगा? संघनन की प्रक्रिया में आर्द्रता इनके चारों ओर इकट्ठी होने लगेगी, ठीक है। और जैसे जैसे ये आर्द्रता बढ़ेगी तैसे तैसे उस संघनन के बाद क्या घटना घटेगी? वर्षा होगी। और ये और ज़्यादा घटित हो गई तो फिर ओले गिरेंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि धूल के कण सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? किस तरह की जलवायु प्रदेशों में धूल के कण पाए जाते हैं? उपोष्ण और शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में सूखी हवा के कारण धूल के कण पाए जाते हैं, धूल के कण अधिक पाए जाते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रंगीन आकाश, या कहें नयनाभिराम दृश्य, आँखों को अच्छे लगने वाले दृश्य दिखाई देते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। वो किस वजह से आते हैं? धूल कणों के कारण। धूल कणों से प्रकाश टकराता है और उस पर कौन सी घटना घटित होती है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की घटना की खोज किसने करी है? सीवी रमन। सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जब वो जहाज से जाया करते थे, एरोप्लेन से, तो वो देखते थे कि समुद्र का रंग नीला क्यों है, नदियों का तो नहीं है। जैसे कि सेब जो है कईयों के सिर पे गिरा होगा, पर न्यूटन ने सेब के गिरने को गुरुत्वाकर्षण के नियम से जोड़ दिया। उसी तरह सीवी रमन ने ये देखा कि समुद्र का रंग नीला है लेकिन नदियों का रंग तो नीला नहीं है। तो उन्होंने इस बात को खोजते खोजते तो वो इस बात पे पहुंच गए निष्कर्ष पे कि समुद्र में नमक के कण पाए जाते हैं जिनसे प्रकाश टकराता है और टकराने के बाद बिखर जाता है। आकाश नीला धूल के कणों से टकरा कर, और समुद्र में समुद्री नमक और कणों से टकरा के समुद्र का रंग नीला। तो इसी को कहते हैं प्रकीर्णन। अब वायुमंडल में हमने सभी गैसेज की बात कर ली। अब बात करनी है हमें वायुमंडल के 5 स्तरों की, जिसमें आपका जीके का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, जिसके अंतर्गत आप क्षोभ मंडल पढ़ते हैं, समताप मंडल पढ़ते हैं, ठीक है, ओजोन मंडल पढ़ते हैं, फिर आप मध्य मंडल पढ़ते हैं, आयन मंडल पढ़ते हैं और फिर बाह्य मंडल पढ़ते हैं। मुद्दा 5 मंडलों का है जो आपको अच्छे से जानना। अगला विषय है वायुमंडल में स्तरीकरण। ये स्तरीकरण करा किस वजह से, किस आधार पर किया है?
घनत्व और तापमान। यदि वायुमंडल का घनत्व कहीं पर ज़्यादा है जिस क्षेत्र में, वो क्षेत्र अलग कर दिया, उससे कम घनत्व वाला क्षेत्र अलग कर दिया, टेम्परेचर के आधार पर अलग अलग बांट दिया। क्योंकि वायुमंडल की एक खासियत है कि एक मंडल में तापमान घटता है तो अगले मंडल में तापमान बढ़ता है, फिर अगले में घटेगा, फिर अगले में बढ़ेगा। ये टेंडेंसी आपको दिखाई देगी पूरे वायुमंडल में। तो दूसरा, इसका विस्तार 10,000 किलोमीटर तक माना जाता है। पहला है अब क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्षोभ मंडल की सीमा कहाँ तक है? सतह से 13 किलोमीटर तक। अब किसी किसी जगह आपको ये 18 किलोमीटर भी मिलेगा, ठीक है, और ध्रुवों पर ये आपको मिलेगी 8 किलोमीटर तक। तो जैसा इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम हो जा रही है, तो इसका क्या मतलब है कि विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होगी। भाई लॉजिकल बात है कि अगर ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम है तो सर्वाधिक ऊंचाई इसकी कहाँ मिलेगी? विषुवत रेखा पर। वो क्यों मिलेगी? अगर कभी कथन कारण का सवाल आ जाए कि विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई क्यों ज़्यादा होती है? विषुवत रेखा पर मोटाई अधिक होने का कारण क्योंकि विषुवत रेखा पर संवहनीय तरंगें चलती हैं, कन्वेंशनल संवहनीय तरंगें, और यहाँ पर वायु की गति भी तेज होती है। वायु की गति तेज होने की वजह से ये संवहनीय तरंगें बहुत ऊंचाई तक जाती हैं, जिसकी वजह से विषुवत रेखा पर मोटाई अधिक होती है। कथन सवाल है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि क्षोभ मंडल की सीमा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। कारण क्योंकि तापीय संवहनीय तरंगें तेज हवाओं के कारण ऊंचाई तक जाती हैं। बात समझ में आ गई? कथन विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक पाई जाती है। कारण तापीय संवहनीय तरंगें तेज हवा के कारण ऊंचाई तक जाती हैं। ठीक है, तो व्याख्या भी हो गई, स्पष्ट भी हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, इस संस्तर पर धूल कण व जलवाष्प मिलते हैं, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि धूल कण को कहते हैं आर्द्रता ग्राही केंद्र, और जलवाष्प क्या है? जो उन बिंदुओं, महीन कण, धूल, राख, कालिमा, समुद्री नमक, इन सब के चारों ओर वो क्या होती है? संघनित होने लगती है, जिसके बाद बर्फ, हिम, तुषार, धुंध, कोहरा या वर्षा, बादल, ये सारी मौसमी घटनाएं घटती हैं। तो जब धूल और जलवाष्प क्षोभ मंडल में मिलते हैं, इसीलिए सभी मौसमी घटनाएं यहाँ घटित होती हैं। अब कथन सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, कारण इस संस्तर पर, इस लेवल पर धूल कण और जलवाष्प मौजूद होते हैं। हो गया एक्सप्लेनेशन? कथन भी सही है, कारण भी सही है, और व्याख्या भी। इसके कुछ नाम और हैं क्षोभ मंडल। इसको विक्षोभ मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संवहनीय धाराएं बहती हैं, इसलिए इसे संवहनीय मंडल भी कहते हैं। और वायुमंडल में ये सबसे नीचे होता है, इसलिए इसे अधोमंडल भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम, बेसिकली 4 नाम: क्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल, संवहनीय मंडल और अधोमंडल। इसके बाद आती है क्षोभ सीमा, तो कहते हैं ट्रोपोपॉज। क्या कहते हैं? पॉज। जब हम किसी चीज को रोक देते हैं, यानी सीमा लगा देते हैं, यानी पॉज कर दिया हमने, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज के बारे में क्या बताएंगे आप? क्षोभ मंडल व समताप मंडल को अलग करता है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, ये 1 से 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसकी निचली सीमा में जेट हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट मंडल, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। क्षोभ मंडल
या क्षोभ सीमा के ऊपर समताप मंडल पाया जाता है। कारण इसमें 20 किलोमीटर तक कोई तापमान में परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया समताप मंडल का। पहला फैक्ट है कि क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। क्षोभ सीमा हमने पढ़ी, क्षोभ मंडल से अलग होती है, 1.5 किलोमीटर चौड़ी है, वो अलग चीज़ है। दूसरा फैक्ट हम सभी जानते हैं कि ओजोन परत की उपस्थिति, हमने आपसे बात करी थी 15 से 35 किलोमीटर तक सघन रूप से ओजोन गैस पाई जाती है। तीसरा, इस मंडल के निचले भाग में 20 किलोमीटर तक कोई तापमान परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। यहां पर हमें आपसे कई बातें करनी है। 20 किलोमीटर के ऊपर अचानक तापमान बढ़ता है, कारण क्योंकि आपने अभी भी पढ़ा कि 15 किलोमीटर से ओजोन परत शुरू हो जाती है, और हमने बात करी थी कि ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती है। तो जब अल्ट्रावायलेट को सोख लेगी तो तापमान तो बढ़ेगा ही। तो कारण क्या है कि ओजोन यूवी रेज को सोखती है, इसलिए 20 किलोमीटर के बाद समताप मंडल में भी तापमान परिवर्तन होने लगता है। एक फैक्ट रह गया था क्षोभ मंडल का कि 165 मीटर जाने पर, ऊंचा जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है। हाँ, और 1 किलोमीटर पर हो गया 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो हमने आपको पढ़ाई थी क्षोभ सीमा, पढ़ाई थी क्षोभ सीमा में विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर होता है -80 डिग्री सेल्सियस, और क्षोभ सीमा में ध्रुवों पर तापमान होता है -45 डिग्री सेल्सियस। तो क्षोभ मंडल वह मंडल है जिसमें तापमान गिरता है। हल्द्वानी में जो तापमान है ठीक उसी अक्षांश पर नैनीताल में जो तापमान है वो कम है। हल्द्वानी में देखोगे तो 35 डिग्री और नैनीताल में देखोगे तो 17 डिग्री। तो ऊंचा चलने पर तापमान गिरता है, ये स्वाभाविक हो गया। लेकिन समताप मंडल में आपने अभी अभी पढ़ा कि क्षोभ मंडल के शुरुआत में 20 किलोमीटर तक टेम्परेचर नहीं गिरता, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि ओजोन परत अल्ट्रावायलेट को सोखना शुरू कर देती है। मौसमी घटनाएं ना होने के कारण, चूंकि समताप मंडल में तापमान का परिवर्तन नहीं पाया जाता, धूल और जलवाष्प नहीं पाई जाती, इसलिए मौसमी घटनाएं वहां नहीं होती। मौसमी घटनाएं ना होने के कारण वायुयान चालक इसमें वायुयान चलाना पसंद करते हैं। वायुयान चलाने के पीछे और उसकी सहजता के पीछे एक तो समताप मंडल का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, एक ये वजह है, और दूसरी वजह और भी है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि क्षोभ सीमा की निचली सीमा में जेट हवाएं चलती हैं। अगर मान लीजिए आपका 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है और 14 किलोमीटर पर क्षोभ सीमा है, और मान लीजिए आप ही जहाज चला रहे हैं और आपको पता है कि यहाँ पर जेट हवाएं चल रही हैं, आपको जाना है सोवियत संघ से, मान लीजिए सेंट पीटर्सबर्ग से आप जाना चाहते हैं टोक्यो। अब सेंट पीटर्सबर्ग से टोक्यो जाते वक्त आपको पता है कि जेट हवाएं बह रही हैं, तो ऐसे में आप अपने वायुयान को क्या करेंगे, इन जेट हवाओं में डाल देंगे और इन जेट हवाओं के साथ साथ ये वायुयान चलने लगेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या आपको 3 इंजन चल रहे हैं तो आपको तीनों इंजन चलाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, आपको कम फ्यूल में, कम ईंधन में इन हवाओं के सहयोग से कम समय में टोक्यो पहुँच जाएंगे। जब इन जेट हवाओं की जानकारी नहीं थी तो जब इसके विपरीत चलते थे तो जहाज़ों को बहुत सारी दिक्कतें आती थी, बहुत सारी दिक्कत आती थी।
लेकिन जब जेट हवाओं के साथ चलते हैं तो फिर वो सहजता आ जाती है। तो इस क्षेत्र में वायुयान चलाने के अपने फ़ायदे हैं। एक कारण मौसमी घटनाओं का अभाव है और एक कारण जेट हवाओं का सहयोग है। तो ये दोनों ही कारण हैं कि वायुयान चलाने वाले इस एरिया में वायुयान चलाना पसंद करते हैं। तो हमने एक चीज़ पढ़ ली, ये चीज़ हमारे दिमाग में आ गई कि सतह से 13 किलोमीटर ऊपर तक क्षोभ मंडल, फिर 13 से 14.5 तक क्षोभ सीमा, फिर क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर तक आपका समताप मंडल, और समताप मंडल के ऊपर समताप सीमा। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि समताप सीमा का तापमान कितना है। सीमा में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। या तो सेल्सियस में बताया जाए तो 0 डिग्री और फ़ारेनहाइट में बताया जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब आप क्षोभ सीमा का तापमान पढ़ रहे थे तो आप पढ़ रहे थे -80 डिग्री सेल्सियस, यानी लगातार गिरते 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 -80 पहुंच गया। और क्योंकि 13 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर पे 6.5 चेंज हो रहा है तो 13 × 78, तो लमसम 80 माइनस हो गया। बात समझ में आ गई। लेकिन ऊपर समताप सीमा में टेम्परेचर क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इस एरिया में तापमान बढ़ा और इस एरिया में तापमान घटा। अगला हमको नहीं बताना है। मान लीजिए आपके ऑप्शन में क्षोभ मंडल आ जाए, उसके बाद समताप मंडल आ जाए, तो अगर आपके पेपर सेटर ने आपसे ओजोन मंडल पूछ लिया है तो कृपया पहले समताप मंडल को सेकंड नंबर देंगे, तब ओजोन मंडल को आप कौन सा नंबर देंगे, 3rd नंबर देंगे। ओजोन मंडल के बारे में ज़्यादा बात करनी नहीं है, हम आपसे ओजोन के बारे में बात करते वक्त कर चुके हैं, ठीक है। इतना पक्का है कि ओजोन का जलवायु पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, ठीक। अगला है मध्य मंडल। मध्य मंडल ये है 50 से 80 किलोमीटर। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि तापमान पहले घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटेगा, नेगेटिव साइड जाएगा। तो मध्य मंडल में तापमान घटता है। जो आपने एक सेकंड यहाँ पर जो आपने पढ़ा था क्षोभ मंडल में कि 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस माइनस में चला जाता है, इसे तापमान की सामान्य ह्रास दर भी कहते हैं। ये एक चीज़ छूट रही है, तापमान की सामान्य ह्रास दर। तो मान लीजिए आपसे कभी परीक्षा में पूछ ले कि तापमान की सामान्य ह्रास दर किस मंडल में पाई जाती है, तो घटता तो कई जगह है, लेकिन ये जुड़ा किससे है, क्षोभ मंडल से। ये दर क्या है, तो हो सकता है किलोमीटर में पूछ ले, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ये तापमान के घटने की दर आप बता सकते हैं। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। पहले -80, फिर 0, फिर दोबारा -100। अगला है आयन मंडल। आयन मंडल का पहला फैक्ट है कि ये 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है। एनसीईआरटी में ये 400 किलोमीटर लिखा हुआ है। 80 से 640 किलोमीटर तक। अब जैसा कि आपको पता है कि मध्य मंडल में तापमान घट रहा था, इसमें तापमान बढ़ेगा। विद्युत एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। कॉस्मिक रेज के बारे में सुना होगा। कॉस्मिक रेज परिलक्षित होती हैं। अब आयन मंडल को 4 हिस्सों में बांटा गया है। एक है डी लेयर, एक है ई लेयर, एक है एफ लेयर और एक है जी लेयर। इस तरह 4 लेयर्स बनाई गई हैं आयन मंडल में। डी लेयर है 80 से 96, ई लेयर है 96 से 144, 144 से 360 है एफ लेयर और 360 से 640 है जी लेयर। इनका विभाजन क्यों किया गया है? आपकी जो रेडियो वेव्स धरती की सतह से
रेडियो वेव्स चलती हैं, रेडियो तरंगें। ये रेडियो तरंगें जब आयन मंडल में पहुंचती हैं तो वहां से वापस आने लगती हैं। समझो गंभीरता से, आयन मंडल में, आयन क्यों कहा गया, इसमें कई प्रकार के गैसीय आयन होंगे इसलिए इसका नाम आयन मंडल है। रेडियो तरंगें धरती से गई और जाने के बाद आयन मंडल से टकरा कर लौट गई। आयन मंडल के भी 4 स्तर इसलिए किए गए हैं कि कुछ रेडियो तरंगें नीचे से ही लौट आई, कुछ रेडियो तरंगें थोड़ा ऊपर से लौट के आई, कुछ उससे भी ऊपर से लौट के आई और कुछ सबसे ऊपर से लौट के। आपने रेडियो में मीडियम वेव जानते हैं, आप MW, आप शॉर्ट वेव जानते हैं, आप लॉन्ग वेव जानते हैं और आप FM जानते हैं। आप जब मीडियम वेव सुनते हैं आवाज़ साफ आती है, आप शॉर्ट वेव सुनते हैं आवाज़ बहुत कंपन करके आती है, ऐसा लगता है जैसे उसमें ही आंधी चल रही है। और जब आप FM सुनते हैं तो आप देखते हैं कि मौसमी घटनाओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं। शॉर्ट वेव को सुनते वक्त हमको ट्रांसमिशन क्यों अच्छे से नहीं मिलता, क्योंकि वो ऊंची क्षेत्र से लौट कर आती है। मीडियम वेव हमें क्यों साफ सुनाई देता है, क्योंकि वो आयन मंडल के निचले हिस्से से ही लौटकर आ जाती हैं, उनको वो दूरी कम तय करनी पड़ती है, इसलिए वो साफ सुनाई देती हैं। और FM तरंगें चूंकि धरती के साथ चलती हैं इसलिए उन पर मौसम का कोई प्रभाव होता ही नहीं है, कितनी भी बारिश आ रही हो मौसम FM साफ ही बजेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि डी लेयर में रेडियो की लॉन्ग वेव्स, लॉन्ग का मतलब है तरंग दैर्घ्य लंबी, लॉन्ग वेव्स जो निम्न आवृत्ति की होती हैं, जिसकी तरंग दैर्घ्य लंबी होगी उसकी आवृत्ति कम होगी, जो निम्न आवृत्ति की होती हैं परावर्तित हो जाती हैं। यहां से कौन सी आएंगी, ई लेयर से मीडियम वेव्स, रेडियो की मीडियम वेव परावर्तित होती है, फिर रेडियो की शॉर्ट वेव्स परावर्तित होती है। यहाँ से सभी प्रकार की वेव्स, सभी प्रकार की रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। तो आपसे एक सवाल तो ये बनता है कि रेडियो तरंगें किस मंडल से टकरा कर आप वापस आती हैं धरती पे, आयन मंडल हो गया। आपसे पूछ सकता है कि रेडियो पर सुनी जाने वाली मीडियम वेव की ध्वनि या ट्रांसमिशन शॉर्ट वेव की ट्रांसमिशन से क्यों बेहतर सुनाई देता है, क्योंकि वो आयन मंडल के निचले स्तरों से ही लौटकर वापस आ जाता है। एक घटना की चर्चा करेंगे तब पूरी बात समझ में आएगी आपके। सूरज से आने वाली किरणें, इन्हें कहते हैं सोलर फ्लेम्स। कई बार आप जलती हुई भट्टी को खो दिए तो वहां से तेजी से वो निकल के आती है, फ्लेम्स निकल के आती हैं, ज्वालाएं। ऐसी सौर ज्वालाएं या सोलर फ्लेम्स पृथ्वी तक पहुंचती हैं और पृथ्वी पर बहुत हल्की मात्रा में पहुंचकर पृथ्वी के वायुमंडल में जब एंट्री करती हैं तो उत्तरी ध्रुव से एंट्री करती हैं और दक्षिणी ध्रुव से एंट्री करती हैं। ऐसी स्थिति में जब उत्तरी ध्रुव पर दीपावली जैसा माहौल होता है और दक्षिणी ध्रुव पर भी दीपावली जैसा माहौल होता है, जैसे बहुत सारे पटाखे छोड़ दिए, ये बहुत सारे वायुमंडल में दिखने वाले, आँखों को जगमगाते हुए ये दिखने वाले जो तारों की तरह दिखाई देते हैं या पटाखों की तरह दिखाई देता है, इस घटना को, इस तेज चमक को ज्योग्राफी में अरोरा कहते हैं। अरोरा। अब एक सवाल आता है कि अरोरा जो उत्तरी ध्रुव पर आता है उसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं, ये हो गया नॉर्थ में, और अरोरा ऑस्ट्रालिस ये हो गया साउथ में। जैसे ऑस्ट्रेलिया साउथ में तो अरोरा ऑस्ट्रालिस साउथ में, बोरियालिस नॉर्थ में। अब आपसे ये पूछा जाए कि आयन मंडल की किस परत में अरोरा नाम की घटना घटित होती है। पहला क्वेश्चन तो ये है, अगर साधारण सवाल बने कि अरोरा नाम की खगोलीय घटना किस मंडल में घटित होती है, तो आंसर है आयन मंडल। लेकिन अगर सवाल बनाने वाला कठिन सवाल बनाए, जैसे कि स्किन कैंसर कौन सी अल्ट्रावायलेट से होता है, तो यूवीसी। अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस कौन सी लेयर में होती है, ई लेयर। एफ लेयर की ऊपरी परत को
एफ्लिटन परत कहते हैं। और सबसे लास्ट में अब जो मंडल बचा है बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर, ये सबसे बाहर का मंडल है, सबसे ऊपरी परत है। इसकी चौड़ाई है 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक। यहाँ के वायुमंडल में हाइड्रोजन व हीलियम की प्रधानता रहती है। अभी वर्तमान में जो रिसर्चेज हुई है उसमें ये पता चला है कि यहाँ पर नए शोधों से ये पता चला है, नए शोधों से ये पता चला है कि यहाँ नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, हीलियम की व हाइड्रोजन की के अणुओं की अलग अलग परतें हैं। 10,000 किलोमीटर के बाद यह मंडल इतना विरल हो जाता है, यह मंडल कहो या वायुमंडल इतना विरल हो जाता है, विरल हो जाता है कि वह अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। आखिरी लाइनें हैं 3, जिसमें एक सवाल आता है सममंडल और विषममंडल। सममंडल 90 किलोमीटर तक होता है क्योंकि यहां पर गैसों का समान मिश्रण होता है। यहां पर 90 किलोमीटर से ऊपर हमने आपको एक लाइन लिखवाई थी, ऑक्सीजन कहां तक पाई जाती है? 120 किलोमीटर के ऊंचे। 120 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन नगण्य हो जाती है। यहां पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम व हाइड्रोजन की अलग अलग परतें होती हैं, इसलिए इसे विषम मंडल कहते हैं। ठीक है, अब आखिरी लाइन कि जो हम बार बार ये कह रहे हैं सममंडल में तो गैसें समान रूप से मिश्रित हैं, तो उसमें तो कुछ आइडेंटिफिकेशन करना नहीं है अलग से, लेकिन विषम मंडल में अगर परतें अलग अलग हैं तो कौन सी परत सबसे पहले है और कौन सी परत सबसे बाद में है। तो इसमें आप एक चित्र बना लेंगे छोटा सा। 90 किलोमीटर तक सब एक जैसा है। 200 किलोमीटर तक नाइट्रोजन की परत है। नाइट्रोजन की परत के बाद ऑक्सीजन की परत है 1100 किलोमीटर तक, और ऑक्सीजन के बाद है अब हीलियम की परत 3500 किलोमीटर तक, और उसके बाद सबसे लास्ट में हाइड्रोजन की परत। अब आपसे सवाल बन सकता है, सवाल किस तरह बन सकता है? निम्न गैसों को भारी से हल्के के क्रम में सजाएं, और ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ऑप्शन है 1 2 3 4 4 3 2 1 2 3 4 1 3 4 1 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, क्योंकि सबसे भारी होगी नाइट्रोजन, क्योंकि उसकी परत सबसे नीचे है, उससे हल्की ऑक्सीजन जो उससे ऊपर है, और उससे हल्की हो गई हीलियम, और सबसे हल्की हो गई हाइड्रोजन। तो इस तरह आपका वायुमंडल का चैप्टर कंप्लीट